अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं हसन खान और आप देख रहे हैं ब्रिटिश लॉरी। बहुत से दोस्त, बहुत से अहबाब, बहुत से जो व्यूवर्स हैं वो कह रहे हैं कि हमें विजिट वीज़ा से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन दें। टूरिज़्म वीज़ा जो है उसके लिए कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए। अगर आपको विजिट वीज़ा लगवाना है तो ये वीडियो आप एंड तक देखें। इसके अंदर मैं आपको वो डॉक्यूमेंट्स बताऊंगा, अगर वो आप साथ लगा देंगे अपनी एप्लीकेशन के तो आपका वीज़ा जो है 100% लगेगा, 100% लगेगा, कभी भी रिजेक्ट नहीं होगा। लेकिन आपने मेक श्योर करना है कि वो डॉक्यूमेंट्स जो है आप साथ जेन्युइन लगाएं, 2 नंबर डॉक्यूमेंट्स ना लगाएं। अगर आपको ये सारी इन्फॉर्मेशन चाहिए तो ये वीडियो जो है आप एंड तक देखें। स्टे ट्यून्ड। सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं, ये सारी इन्फॉर्मेशन जो है मैं gov.uk की वेबसाइट से उठा के आपको दे रहा हूँ, यानी कि ये मेरी घर की इन्फॉर्मेशन नहीं है। मैंने ये इन्फॉर्मेशन यहाँ से नहीं सुनी, वहाँ से नहीं सुनी, वहाँ से नहीं सुनी। आपको जेन्युइन इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ gov.uk की वेबसाइट, जो कि यूके की ऑफिशियल वेबसाइट है। जितने यूके के कानून बनते हैं वो सारे gov.uk के ऊपर वो डाल देते हैं। जिसको इन्फॉर्मेशन चाहिए gov.uk के ऊपर जाएं और आपको सारी इन्फॉर्मेशन वहाँ से मिल जाएगी। इस सारी इन्फॉर्मेशन का जो लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा ताकि आप डिटेल से अपने टाइम पे वो पढ़ सकते हैं। मोटी मोटी चीज़ें जो है वो मैं आपको बता देता हूँ, लेकिन ये वीडियो जो है शायद थोड़ी सी लंबी हो जाए क्योंकि इसकी बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन है कि आप कौन सा काम कर सकते हैं, कौन सा काम नहीं कर सकते, आप काम कर सकते हैं, पैसे ले सकते हैं कि नहीं ले सकते, कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए, वो सारी इन्फॉर्मेशन दूंगा। स्टे ट्यून्ड। सबसे पहले आप कौन कौन सा काम जो है विजिट वीज़े पे कर सकते हैं और कौन कौन सा काम आप विजिट वीज़े पे नहीं कर सकते। जो काम आप कर सकते हैं वो आप टूरिज़्म कर सकते हैं, यानी कि हॉलीडे पे आ सकते हैं, वेकेशन कर सकते हैं, आप अपने फैमिली एंड फ्रेंड्स को मिल सकते हैं। फिर आप वॉलंटियर काम कर सकते हैं 30 दिन के लिए, यानी कि आप उस काम के पैसे नहीं लेंगे। आप किसी की हेल्प कर सकते हैं, मस्जिद में थोड़ा सा काम कर सकते हैं, मंदिर में जा सकते हैं, गुरुद्वारे में जाके थोड़ा बहुत काम कर सकते हैं, लेकिन आप उसके पैसे नहीं लेंगे। कुछ ऐसी सिचुएशंस हैं जिसमें आप पैसे ले सकते हैं, लेकिन वो आपको होम ऑफिस को पहले बताना पड़ेगा। जब आप एप्लीकेशन जो है वो जमा करवाएंगे आपको बताना पड़ेगा कि मैं ये काम उधर करने जा रहा हूं और मुझे इस चीज़ के थोड़े से पैसे मिलेंगे। तो फिर होम ऑफिस डिसाइड करेगा कि आपको वीज़ा देना है कि नहीं देना। लेकिन वो डिफरेंट सर्कमस्टांसिस हैं, वो भी मैं आपको आगे चल के बताऊँगा कि कौन सी सिचुएशन में आप पैसे ले सकते हैं। फिर इसके अलावा आप यूके से अगर ट्रांजिट करके किसी दूसरे मुल्क में जा रहे हैं, बहुत से लोग जो हैं वो यूके में 1-2 दिन का स्टे करके और फिर यहाँ से अमेरिका चले जाते हैं। अमेरिका की अक्सर फ़्लाइट्स जो पाकिस्तान इंडिया से होती हैं वो लंदन में स्टे होता है और उसके बाद आपको आगे चले जाते हैं, यानी कि न्यूयॉर्क जाना हो, न्यू जर्सी जाना हो, जिधर भी आपने जाना हो आपको यहाँ स्टे करके जाना पड़ता है, तो उसको ट्रांजिट कहते हैं। आप इस वीज़े पर ट्रांजिट भी कर सकते हैं। फिर उसके अलावा आप थोड़ी सी कुछ बिज़नेस एक्टिविटीज़ भी कर सकते हैं। वो बिज़नेस एक्टिविटीज़ क्या है? फॉर एग्ज़ाम्पल आप कोई मीटिंग कर सकते हैं, इधर आके आप कोई इंटरव्यू दे सकते हैं। इसके अलावा कुछ और भी बिज़नेस एक्टिविटीज़ हैं जो आप कर सकते हैं, वो मैं स्क्रीन पे उसका स्क्रीनशॉट डाल दूंगा और उसका लिंक भी डाल दूंगा और आप वो डिटेल से देख सकते हैं कि कौन कौन सी बिज़नेस एक्टिविटीज़ जो हैं वो आप कर सकते हैं। फिर इसके अलावा अगर आप स्कूल एक्सचेंज प्रोग्राम में इधर आ रहे हैं, यानी कि कोई लाहौर ग्रामर स्कूल का इधर एक्सचेंज प्रोग्राम चल रहा है किसी स्कूल के साथ, तो आप इधर विजिटर वीज़े पे आके स्कूल एक्सचेंज प्रोग्राम जो है उसमें पार्ट ले सकते हैं। फिर इसके अलावा रिक्रिएशनल कोर्सेज जो हैं अप टू 30 डेज़ वो आप कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल डांस कोर्स, अगर कोई डांस कोर्स आपने इधर आके करना है तो आप कर सकते हैं। बहुत से इंडियंस जो हैं इधर आके डांस कोर्सेज जो हैं वो करते हैं, तो इस वीज़े पे आप वो भी कर सकते हैं। फिर इसके अलावा आप कुछ थोड़ी बहुत स्टडी भी कर सकते हैं, जैसे कि प्लेसमेंट हो आपकी या कोई एग्ज़ाम आपने देना हो, जैसे कि डॉक्टर्स यहाँ इधर आके पीलैब का एग्ज़ाम देते हैं, पीलैब 1 पीलैब 2, वो इधर आके जो है इस वीज़े के ऊपर एग्ज़ाम दे सकते हैं। फिर इसके अलावा कोई सीनियर डॉक्टर आता है, कोई डेंटिस्ट आता है, वो कोई लेक्चर वगैरह देता है तो वो इधर आके इस वीज़े पे दे सकता है। इसके अलावा आप इधर आके अपना इलाज भी करवा सकते हैं। बहुत से लोग जो हैं वो इंडिया पाकिस्तान में उनका इलाज नहीं होता तो वो इधर आके इलाज करवाते हैं। मेडिकल रीजंस की बेस पे आप ये वीज़ा ले सकते हैं और इधर आके आप अपना इलाज करवा सकते हैं। वो कौन सी चीज़ें जो आप नहीं कर सकते, यहाँ पर आके आप पेड वर्क यानी कि काम नहीं कर सकते विजिट वीज़े पे। फॉर एग्जांपल आप इधर आके सोचें कि मैं टैक्सी चलाना शुरू कर दूंगा, किसी कंपनी में जाके काम शुरू कर दूंगा, तो वो काम आप इधर नहीं कर सकते विजिट वीज़े के ऊपर। आप पब्लिक फंड्स जो हैं वो क्लेम नहीं कर सकते, यानी कि आप इधर आके कहें कि मैं गरीब आदमी हूँ तो मुझे यहाँ थोड़े से पैसे दो, मेरी हेल्प करो, वो आप इधर काम नहीं कर सकते। फिर इसके बाद आप लॉन्ग पीरियड्स इधर नहीं रह सकते। आपका जो वीज़ा है वो 6 महीने का होता है, साल का होता है, 2 साल का या 5 साल का। 6 महीने से ज़्यादा आप इधर नहीं रह सकते। लेकिन अगर किसी को 5 साल का वीज़ा मिल गया तो क्या वो ये इधर 5 साल रह सकता है? नहीं।
5 साल के वीज़े का मतलब है कि एक टाइम पे आप 6 महीने से ज़्यादा इधर नहीं रह सकते। कुछ लोग जो है वो 5 साल का वीज़ा जो है उसको मिसयूज़ करते हैं, यानी कि 5 साल का वीज़ा लगवा लिया तो वो कहते हैं 6 महीने की लिमिट है, तो हम 6 महीने ख़त्म होने से पहले पहले पाकिस्तान चले जाएंगे, इंडिया चले जाएंगे 1 हफ्ते के लिए, फिर वापस आ जाएंगे 6 महीने के लिए। बहुत से लोग ऐसा करने की कोशिश करते हैं, लेकिन बॉर्डर फोर्स जो है उनको सारी हिस्ट्री पता लग जाती है कि आप कितना अर्सा इधर रह रहे हैं, तो वो आपको एयरपोर्ट पे रोक सकते हैं, आपको डिपोर्ट कर सकते हैं, आपका वीज़ा कैंसिल कर सकते हैं। बहुत से केसेस ऐसे हुए हैं। तो इसलिए अगर आप ये सोचते हैं कि मैं 5 साल का लगवा लूँ और ज़्यादा अरसा मैं इधर रहूँगा और 1 हफ्ते के लिए वापस चला जाऊँगा, तो ऐसा आप नहीं कर सकते। अगर वो आपको पकड़ लेंगे, आपका वीज़ा भी कैंसिल करेंगे, आपको डिपोर्ट भी कर देंगे, तो आप लॉन्ग पीरियड्स के लिए इधर नहीं रह सकते और बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंट भी नहीं आप कर सकते। आप आएँ, वापस चले जाएँ 1 हफ्ते के लिए, 2 हफ्ते के लिए। बहुत से लोग हैं उन्होंने 5 साल का वीज़ा लगवाया हुआ, बहुत से बिजनेसमैन हैं, बहुत से एक्टर्स हैं, बहुत से डांसर्स हैं जो इधर आते हैं, उनके पास 5-5 साल का वीज़ा है, वो थोड़ी देर के लिए आते हैं और वापस चले जाते हैं। तो आप फ्रीक्वेंटली आ तो सकते हैं, लेकिन लॉन्ग पीरियड्स के लिए इधर रह नहीं सकते। फिर इधर आके आप विजिटर वीज़ा के ऊपर शादी नहीं कर सकते। इधर अगर आपने आके शादी करनी है तो उसका सेपरेट वीज़ा है, उसका नाम है मैरिज विजिटर वीज़ा। तो वो जो है आपने डिफरेंट वीज़ा है वो अप्लाई करना है, लेकिन नॉर्मल स्टैंडर्ड विजिटर वीज़े पे आके आप इधर शादी नहीं कर सकते। अब मैं आपको बताता हूँ वो कौन से एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट्स हैं जो कि आपने पूरी करनी है, सिर्फ उसी सूरत में आपको वीज़ा मिलेगा। पहले तो मैं ये सारी रिक्वायरमेंट्स बता देता हूँ, लेकिन फिर एंड पे मैं आपको वो डॉक्यूमेंट्स बताऊँगा जो से डॉक्यूमेंट्स आप जमा करवाएंगे तो आपको 100% वीज़ा मिलेगा। लेकिन उसके लिए आपने मेक श्योर करना है कि कोई भी डॉक्यूमेंट आप 2 नंबर जमा ना कराएं। जब आप 2 नंबर डॉक्यूमेंट जमा कराएंगे, स्ट्रेट अवे उनको पता लग जाएगा और आपका वीज़ा रिजेक्ट हो जाएगा। आप 10 साल के लिए बैन हो जाएंगे। 10 साल तक आप दोबारा यूके के अंदर नहीं आ सकते, यहाँ अप्लाई नहीं कर सकते। इसलिए जो भी डॉक्यूमेंट जमा कराएंगे 1 नंबर होना चाहिए। वो डॉक्यूमेंट्स की जितनी भी लिस्ट है वो मैं आपको एंड पे बताऊंगा। पहले मैं आपको रिक्वायरमेंट बता देता हूँ कि कौन कौन सी आपको रिक्वायरमेंट चाहिए यूके का विजिट वीज़ा लेने के लिए। सबसे पहले आपने इनको शो करना है, इनको साबित करना है कि आप यूके को छोड़ देंगे अपना विज़िट पूरा करने के बाद। आप इधर आए हैं, फॉर एग्जांपल आप किसी की शादी पे आए हैं, आप घूमने फिरने आए हैं, आप घूमने फिरने के बाद वापस चले जाएंगे अपने मुल्क के अंदर। ये आपने उनको कन्विंस करना है। अगर आप उनको कन्विंस नहीं कर सकेंगे तो आपका वीज़ा रिजेक्ट हो जाएगा। और वो कन्विंस कैसे करना है वो मैं आपको जब डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट बताऊंगा तो आपको बताऊंगा कैसे आप इनको कन्विंस कर सकते हैं। फिर आपने इनको कन्विंस करना है कि आप अपने आप को इधर सपोर्ट कर सकते हैं। अगर आप पूरी फैमिली आ रही है तो पूरी फैमिली जो है उसके पास इतने इनफ पैसे हैं कि वो इधर टिकट खर्च के आ रहे हैं, इधर आके अपना खर्चा करेंगे और फिर वो वापस चले जाएंगे। तो वो आपने अपनी बैंक स्टेटमेंट शो करवानी है। अगर आप खुद बैंक स्टेटमेंट जो है वो नहीं शो करवा सकते तो आपको जो भी स्पॉन्सर कर रहा है, आपका भाई, आपकी बहन, आपका खावंद, आपके अब्बू, आपके अम्मी, कोई भी जो आपको स्पॉन्सर कर रहा है उसकी बैंक स्टेटमेंट आपने शो करवानी है। तो बैंक स्टेटमेंट बहुत लाजमी है। अगर आपकी अपनी हो तो वेरी गुड, अगर आपकी अपनी नहीं है तो आपके किसी रिश्तेदार की बैंक स्टेटमेंट भी चल जाएगी। फिर उसके अलावा आपने ये उनको कन्विंस करना है कि आप यहाँ पे आके लंबे अरसे के लिए नहीं रहेंगे, यानी कि मैंने आपको जैसे पहले बताया है लॉन्ग पीरियड्स के लिए आपने इधर नहीं रहना। तो वो कन्विंस आपने कैसे करना है, जब मैं आपको डॉक्यूमेंट लिस्ट बताऊंगा तो आपको मैं बताऊंगा कि वो कैसे आप कन्विंस कर सकते हैं। ये 4-5 एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट्स होगी। एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट्स से उनको आपने बस कन्विंस करना है कि आप विजिट करके वापस चले जाएंगे, आपके पास इनफ पैसे हैं, आप इधर आके खर्चा करेंगे और वापस चले जाएंगे। ऐसे जो लोग हैं उनको फ़ौरन पता लग जाता है यार इसके पास पैसे भी हैं और ये बंदा जो है ये घूमता फिरता भी रहता है, इसकी ट्रैवल हिस्ट्री भी अच्छी है। अगर आपकी ट्रैवल हिस्ट्री अच्छी नहीं भी है फिर भी आपका वीज़ा लग सकता है। अगर आप जेन्युइन डॉक्यूमेंट्स उनको सही डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड करेंगे तो आपका वीज़ा लग जाएगा। ये तो हो गई आपकी एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट्स। अब मैं आपको बताता हूं कि वो कौन कौन से काम हैं जो कि आप इधर कर सकते हैं एज अ बिजनेस, विजिट ऑन बिजनेस। वो कौन से काम है 6 महीने के अंदर, जब आपको ये 6 महीने का वीज़ा मिलेगा तो आप क्या काम कर सकते हैं। इंटरव्यूज अटेंड कर सकते हैं, मीटिंग्स कर सकते हैं, कॉन्फ्रेंसेस जो हैं वो आप ज्वाइन कर सकते हैं, अटेंड कर सकते हैं, सेमिनार्स जो हैं वो अटेंड कर सकते हैं। फिर उसके अलावा आप नेगोशिएट एंड साइन डील्स एंड कॉन्ट्रैक्ट्स। अगर कोई बिजनेसमैन इधर आया और इधर आके उसने कोई नेगोशिएशन करनी है, कोई जो कॉन्ट्रैक्ट्स हैं उनको साइन करना है, जो डील्स हैं उनको साइन करनी है, वो आप इधर आके कर सकते हैं। फिर इसके अलावा आप
ट्रेड फेयर्स जो है वो इधर आके आप अटेंड कर सकते हैं। अगर आपका कोई बिजनेस है पाकिस्तान में, इधर आके आप उसको प्रमोट करना चाहते हैं तो इस वीज़े के ऊपर आप वो कर सकते हैं। फिर उसके अलावा आप वर्क रिलेटेड ट्रेनिंग इधर ले सकते हैं। कोई सॉफ्टवेयर हाउस में तो पाकिस्तान में काम करता है, उसकी एक ब्रांच इधर भी है, तो वो इधर आके अगर कोई ट्रेनिंग लेना चाहता है तो वो ट्रेनिंग भी ले सकता है। फिर इसके अलावा अगर आपने इधर आके कोई टॉक्स देनी है, इधर आके कोई टेड टॉक देना चाहता है, या उसके अलावा कोई ऑफिस में आके कोई टॉक्स देना चाहता है, कोई लेक्चर देना चाहता है, वो इधर आके वो दे सकता है। फिर उसके अलावा अगर इधर कोई ऑफिस बन रहा है, आप उसकी इंस्पेक्शन करना चाहते हैं तो वो कर सकते हैं। कोई आपने कंप्यूटर इंस्टॉल करना है, कोई हार्डवेयर इंस्टॉल करना है, कोई भी किसी भी किस्म का आपने इक्विपमेंट इधर आके आपने इंस्टॉल करना है तो वो भी आप ये कर सकते हैं। ये एक पूरी लिस्ट है, ये मैं सारे जो लिंक हैं वो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप डिटेल से देख सकते हैं। फिर इसके अलावा और भी आप काम कर सकते हैं, यानी कि अगर आप आर्कियोलॉजिस्ट हैं, आर्टिस्ट हैं, म्यूजिशियन हैं, किसी के बॉडीगार्ड हैं, कैमरा ऑपरेटर है, ड्राइवर हैं, फिर इंटरनल ऑडिटर है, जर्नलिस्ट है, लॉयर है, मार्केट रिसर्च और एनालिस्ट है, पर्सनल असिस्टेंट है, रिलीजियस वर्कर है, साइंटिस्ट रिसर्चर है। फिर उसके अलावा स्पोर्ट्स पर्सन है जो इधर आके कोई क्रिकेट वगैरह खेलते हैं, फुटबॉल खेलते हैं या बैडमिंटन वगैरह खेलते हैं, वो इधर आके आप काम कर सकते हैं। ट्रांसलेटर है, इंटरप्रेटर हैं। फिर उसके अलावा टूर ग्रुप कोरियर वाले हैं, वो आप काम कर सकते हैं। फिर इसके अलावा बहुत लंबी लिस्ट है, वो मैं आपको जो है मैंने आपको बताया वो मैं लिस्ट में डाल दूंगा, मतलब डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप डिटेल से देख सकते हैं। ये सारे काम आप आके इधर कर सकते हैं। तो इसके अलावा अगर आप विजिट वीज़े पे आके पढ़ना चाहते हैं तो अप टू 6 मंथ्स आप इधर आके पढ़ सकते हैं। इंग्लिश कोर्सेज कर सकते हैं, कोई शॉर्ट पीस ऑफ रिसर्च जो है वो आप कर सकते हैं। फिर इसके अलावा आपने एक ऑनलाइन कोर्स स्टार्ट किया हुआ है, लेकिन उस कोर्स का कुछ ऐसी रिक्वायरमेंट है कि आपने यूके में आके करनी है थोड़े से अरसे के लिए, तो वो आप इधर आके कर सकते हैं। कोर्स बेशक आपका जो है वो 2 साल का, 4 साल का, 5 साल का हो, लेकिन इधर आके आपने 1 महीने के लिए या 2 महीने के लिए कोई काम करना है तो उस कोर्स से रिलेटेड तो वो आप इधर आके कर सकते हैं। या आप कोई भी ऐसा कोर्स कर सकते हैं जो जिसकी मुद्दत 6 महीने या उससे कम हो, इससे लंबा कोर्स आप नहीं कर सकते। फिर इसके अलावा जैसे एक OSCE जो टेस्ट है वो भी आप दे सकते हैं। पिलैब जो है उसका टेस्ट इधर आके आप दे सकते हैं। फिर आपने लेकिन मेक श्योर करना है कि जो बेसिक रिक्वायरमेंट है विजिट वीज़ा की वो आप जो है पूरी कर रहे हैं। और अगर आप मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए इधर आना चाहते हैं तो वो आप इस वीज़े पे वो करवा सकते हैं, लेकिन इसके लिए ये मेक श्योर करना है कि जो प्राइवेट मेडिकल होगा वो आपने खुद पे करना है। मतलब प्राइवेट मेडिकल होना चाहिए, प्राइवेट ट्रीटमेंट प्राइवेट हॉस्पिटल में होना चाहिए। लेकिन अगर आप NHS से रिलेटेड हॉस्पिटल में आप अपना इलाज करवाना चाहते हैं तो मेक श्योर जो पैसे हैं वो आपने ही पे करने हैं, वो इधर की गवर्नमेंट जो है वो पे नहीं करेगी। या तो आपकी गवर्नमेंट पे करेगी या आपने अपनी जेब से पे करना है। यूके की गवर्नमेंट उसके ऊपर 1 रुपया नहीं लगाएगी। फिर इसके अलावा अगर आप ऑर्गन डोनेशन के लिए आना चाहते हैं, यानी कि कोई बंदा जो इधर आके किडनी डोनेट करना चाहता है तो वो भी ये वीज़ा यूज़ कर सकता है। अब मैं आपको बताता हूँ कि स्टैंडर्ड विजिटर वीज़ा की जितनी भी फीस है वो क्या है। अगर 6 महीने का आप अप्लाई करते हैं तो उसकी 115 पाउंड है। स्टैंडर्ड विजिटर वीज़ा अगर आप मेडिकल रीजन्स के लिए अप्लाई करते हैं उसकी 200 पाउंड फीस है, और वो मैक्सिमम स्टे जो है वो 11 महीने का है। स्टैंडर्ड विजिटर वीज़ा जो है एकेडमिक्स के लिए अगर आप अप्लाई करते हैं 200 पाउंड उसकी फ़ीस है। मैक्सिमम 1 साल के लिए आप इधर रह सकते हैं। 2 साल का जो वीज़ा है उसकी 400 पाउंड फीस है। 5 साल का जो वीज़ा है उसकी 771 पाउंड 771 पाउंड फीस है। और अगर 10 साल का आप वीज़ा अप्लाई करते हैं तो उसकी 963 पाउंड्स फीस है। लेकिन आप एक विजिट पे मैक्सिमम 6 महीने रह सकते हैं। मैंने पहले बता दिया 10 साल का हो, 5 साल का हो या 2 साल का वीज़ा हो, आप मैक्सिमम 6 महीने इधर रह सकते हैं। अच्छा, जो इनकी वेबसाइट पे डॉक्यूमेंट्स लिखे हुए हैं ना कि वो आपने ऑनलाइन एप्लीकेशन जमा कराते हुए आपने कौन कौन सी इन्फॉर्मेशन देनी है, वो ये है कि आपने पहले डेट्स बतानी है कि किन डेट्स में आप आ रहे हैं, फिर आप इधर किधर रहेंगे। आपने अगर होटल में रहेंगे तो उसकी सारी डिटेल्स देनी है, अगर किसी रिश्तेदार के घर रहेंगे तो उनका एड्रेस देना है। फिर आपने एक अंदाज़ा बताना है कि आप इधर ट्रिप में कितनी कॉस्ट आपकी लगेगी, कितने पैसे आपके इधर लग जाएंगे। फिर उसके अलावा आपने जो अपना करंट होम एड्रेस है पाकिस्तान का, इंडिया का, जिधर भी आप रह रहे हैं उधर का एड्रेस देना है। जो आपके पेरेंट्स हैं उनकी डेट ऑफ बर्थ देनी है, उनका जो नाम है वो आपको पता होना चाहिए। फिर अगर आप नौकरी करते हैं तो आपकी
कितनी सैलरी है, और वो सारी जो सैलरी स्टेटमेंट्स वगैरह है वो आपको देनी पड़ेंगी। जो डॉक्यूमेंट्स हैं जो मैं आपको बताऊंगा वो अभी आगे जाके बताता हूँ, लेकिन ये जो इनकी वेबसाइट पे लिखे हुए हैं ये वो है। फिर आपने अगर कोई क्राइम किया है, कोई क्रिमिनल डिटेल्स हैं आपकी, तो वो आपने जो है इनको लाजमी बतानी है। अगर इनको पता लग गया और आपने छुपाया तो आपका वीज़ा स्ट्रेट अवे रिजेक्ट हो जाएगा। फिर उसके अलावा डिपेंडिंग ऑन योर सर्कमस्टांसिस, आपकी पिछली जो ट्रैवल हिस्ट्री है अप टू 10 ईयर्स, पिछले 10 साल की जो आपकी ट्रैवल हिस्ट्री है वो आपने इनको बताना है। फिर उसके अलावा जो आपका एम्प्लॉयर है, यानी कि आपका जिस कंपनी में काम करते हैं उसका एड्रेस चाहिए, उसका टेलीफोन नंबर चाहिए, आपका जो स्पाउस है, आपका जो पार्टनर है उसका नाम, डेट ऑफ बर्थ, उसका पासपोर्ट नंबर, ये भी वो मांग सकते हैं। फिर नेम एंड एड्रेस ऑफ द पर्सन जो आपके पैसे पे कर रहा है, यानी कि जो कि आपकी फॉर एग्ज़ाम्पल मैं इधर हूँ, मैं अपने भाई को बुलाता हूँ या किसी रिश्तेदार को बुलाता हूँ, तो मैं उसका अगर ख़र्चा करूँगा तो जब मेरा भाई अप्लाई करेगा उधर से तो उसको मेरी सारी डिटेल्स चाहिए होंगी, तो ये आपको देनी पड़ेंगी। फिर उसके अलावा द नेम, एड्रेस एंड पासपोर्ट नंबर ऑफ द फैमिली मेम्बर्स यू हैव इन यूके, अगर आपके रिश्तेदार इधर यूके में हैं तो उन सब के पासपोर्ट नंबर, उनका एड्रेस और उनका नाम जो है वो चाहिए होगा। बहुत से लोग जो हैं वो अपनी एप्लीकेशन में उन रिश्तेदारों का बताते नहीं है जिनसे उनका कोई लेना देना नहीं है। अगर तो आप किसी रिश्तेदार को वाकई इधर मिलने आ रहे हैं तो आप उनका एड्रेस वगैरह दे सकते हैं, लेकिन आप अगर एड्रेस नहीं भी देंगे, उनका नाम नहीं भी देंगे, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन एक आधे बंदे का अगर आप नाम दे देंगे तो वो मेरे ख्याल से बेहतर है। तो ये वीज़ा आप ऑनलाइन अप्लाई करते हैं। फिर उसके बाद VFS का जो दफ्तर है लाहौर में, गंगा राम में है, उधर जाके आप अपने डॉक्यूमेंट्स जमा कराते हैं। तो उसके बाद इनको 3 वीक्स में, यानी कि 3 हफ्ते के अंदर डिसीजन ये दे देते हैं। कभी कभी ये होता है कि बहुत ज़्यादा रश हो, बर्डन ज़्यादा हो, तो वो लॉन्ग भी हो सकते हैं, यानी कि 4 वीक्स भी हो सकता है, 2 महीने भी हो सकते हैं। लेकिन नॉर्मली ये 3 वीक्स के अंदर आपका जवाब जो है वो दे देंगे, आपका हाँ या ना में। मोस्ट प्रॉबेबली हाँ में होगा अगर आपके डॉक्यूमेंट्स सही होंगे। अब मैं आपको वो डॉक्यूमेंट्स बताऊंगा जो आप अपनी एप्लीकेशन साथ लगाएंगे तो आपकी एप्लीकेशन का वजन जो है वो ज़्यादा हो जाएगा, आपके ज़्यादा चांसेस हैं कि आपको वीज़ा मिल जाएगा। सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि आपने इधर का जो केस वर्कर है जो कि आपकी एप्लीकेशन देखेगा, उसको आपने कन्विंस करना है कि आप इधर विजिट करने के बाद वापस चले जाएंगे। वो आप कैसे कन्विंस करेंगे, उसके मुख्तलिफ तरीके हैं। अगर तो आप नौकरी करते हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, आपने अपनी सैलरी स्लिप्स लगानी है, आपने अपनी कंपनी का लेटर लगवाना है, बैंक स्टेटमेंट लगानी है, आपने उनको बताना है कि भाई इधर मैं नौकरी कर रहा हूँ या मैं इधर नौकरी कर रही हूँ, तो मैं इधर विजिट करने के बाद वापस चला जाऊँगा या चली जाऊँगी। क्यों? क्योंकि भाई मेरी उधर नौकरी है, ये आपने लाजमी लगाना है। अगर आप शादीशुदा हैं, आपने अपना FRC फैमिली रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट जो है वो लगाना है। उनको बताना है कि भाई मेरे इधर बीवी बच्चे हैं पाकिस्तान में, तो मैं यूके जाऊंगा तो उधर से घूम फिर के वापस आ जाऊंगा, मैंने उधर रह के क्या करना है, क्योंकि मैं अपने बीवी बच्चे तो नहीं छोड़ सकता। ये एक जो है बड़ा इंपॉर्टेंट है। फिर अगर आपके नाम पे कोई जायदाद है, कोई ज़मीन है, कोई घर है, तो वो उसके डॉक्यूमेंट्स आप लाजमी लगाएं और वो आप नोटरी पब्लिक से पहले उसकी इंग्लिश क्या कहते हैं ट्रांसलेशन करवाएं, नोटरी पब्लिक से उसको क्या कहते हैं अटेस्ट करवाएं। फिर उसके अलावा फॉरेन ऑफिस से अटेस्ट करवाएं, वो बहुत लाजमी चीज़ है। ये वो डॉक्यूमेंट है जिससे आप के जो रूट्स हैं पाकिस्तान में, इंडिया में, वो कितने पक्के हैं ये शो करते हैं। तो ये अगर जब आप एप्लीकेशन साथ लगाएंगे, जो इधर का जो केस वर्कर है वो देखेगा, वो कहेगा यार इसके पास उधर नौकरी भी है, इसके बीवी बच्चे भी उधर है, इसके पास जायदाद भी है, घर भी है, तो ये इधर रह के क्या करेगा, ये वापस जाएगा। क्यों? क्योंकि इसके पास बहुत सी ऐसी रीजंस हैं वापस जाने की। तो आपकी जो वीज़ा एप्लीकेशन है वो आपकी बेस पे जो आपका वीज़ा लगेगा। इधर आपके कितने रिश्तेदार हैं, 50 रिश्तेदार हैं, कोई मिलियनियर है, कोई करोड़पति है, कोई बिलियनियर है, वो मैटर नहीं करता। मैटर ये करता है कि आपने उनको कन्विंस करना है कि आपके पास कितने पैसे हैं, या आप जो हैं वो कितने यानी कि उनका आपकी रूट्स कितनी पक्की हैं कि आप वापस चले जाएगा। तो ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है और ये मैटर करती है। तो आप कोशिश करके अगर तो पिछले 5 साल की अपनी बैंक स्टेटमेंट्स दे सकते हैं तो वो दें कि भाई मेरी पहले सैलरी इतनी थी, इतने पैसे आते थे, इतने मैं यूज़ कर लेता था। अगर तो आप दे सकते हैं 5 साल की तो वेल एंड गुड, लेकिन कम से कम 6 महीने की आप बैंक स्टेटमेंट तो लाजमी दें। और जो लोग बहुत एक ज़्यादा गलती करते हैं, अपनी बैंक स्टेटमेंट बड़ी शो करवाने के लिए एकदम अपने अकाउंट में पैसे डाल लेते हैं, इधर से पकड़े उधर से पकड़े, 40 लाख रुपया डाल दिया, 20 लाख रुपया, 30 लाख रुपया डाल दिया, और वो आप
अपनी करंट आज की जब स्टेटमेंट जमा कराएंगे ना, आपका वीज़ा रिजेक्ट हो जाएगा। आपका वो जो केस वर्कर है वो कहेगा भाई मुझे पिछले 3 महीने की दिखाओ या पिछले 6 महीने की दिखाओ। अगर आप पिछले 3 महीने की दिखाएंगे तो वो एकदम जो 40 लाख रुपये या 50 लाख रुपये आया है वो शो हो जाएगा, और वो आप उसको कन्विंस नहीं कर सकें। वो कहेगा कि आपने सिर्फ वीज़े के लिए पैसे यहाँ से वहाँ से पकड़े हैं या आपके अपने पैसे नहीं हैं, तो आपका वीज़ा जो है वो रिजेक्ट हो जाएगा, क्योंकि उसको शक हो जाएगा। तो इसलिए ये काम आपने बिल्कुल नहीं करना, इधर से पकड़े उधर से पकड़े। अगर आपने इधर उधर से पकड़ने भी हैं तो आपके जो पैसे हैं वो फिर पिछले 6 महीने से पहले आप पकड़ें, यानी कि आज आप पकड़ें तो 6-7 महीने की आपकी बैंक स्टेटमेंट जो है वो शो हो, क्योंकि जब आप पिछले 6 महीने की शो कराएंगे तो आपके वो जो एकदम 40-50 लाख अंदर आया है वो शो नहीं होना चाहिए। ये आपका जो है वीज़ा रिजेक्ट हो जाएगा। फ्रीक्वेंट पैसे अंदर आ रहे हैं जा रहे हैं वो ठीक है, आपकी जो सेविंग है 10-15-20 लाख है, नो प्रॉब्लम, आपका वीज़ा लग जाएगा। लेकिन ये जो पकड़ने वाला काम है ना, इधर उधर से पैसे, आपका जो वीज़ा है वो रिजेक्ट हो जाएगा। फिर उसके अलावा आपकी जितनी सैलरी स्लिप्स हैं वो, आपके बैंक स्टेटमेंट्स हैं वो, कंपनी का लेटर, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर उसके अलावा अगर आपके कोई पुराने वीज़े लगे हुए हैं, आपने सऊदी अरब ट्रैवल किया है, आपने मलेशिया ट्रैवल किया है, दुबई ट्रैवल किया है, तो उनकी जो फ़ोटो कापी है ना वो भी साथ लगा के आप दें, ताकि उनको पता लगे कि आपकी ट्रैवल हिस्ट्री क्या है। ट्रैवल हिस्ट्री अगर आपकी है तो ये बहुत जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये मैटर करती है, पॉजिटिव है। अगर नहीं है तो डजेंट मैटर, अगर नहीं है तो क्या कर सकते हैं भाई, नहीं है तो आप ना जमा कराएं, लेकिन अगर है तो वो आप साथ जमा करवाएं। फिर इसके अलावा ये तो हो गए आपके डॉक्यूमेंट। इसके अलावा अगर इधर आपका कोई रिश्तेदार है जो कि आपको स्पॉन्सर कर रहा है, उसके कौन से डॉक्यूमेंट्स आपने लगाने हैं? सबसे पहले उस बंदे की बैंक स्टेटमेंट के, उस बंदे के जॉब कैसी है, सैलरी आती है कि नहीं आती, उसके बैंक में कितने पैसे हैं, उस बंदे का काउंसिल टैक्स, अगर वो इधर रह रहा है, आपने कहा कि मैं अपने भाई के घर, अपने बहन के घर जो है जाके रहूँगा, उसके आपका जो भाई है बहन है जिस घर में वो रह रहा है, उसका काउंसिल टैक्स जो है वो आप जमा करवाएं, उसके ऊपर आपके भाई का नाम होगा, वो जमा कराएं। फिर बेहतर है कि आप अपने जो इधर रिश्तेदार है उसके घर का फ्लोर प्लान जो है वो जमा कराएं। फ्लोर प्लान क्या होता है? वो ये होता है कि फ़र्ज़ करें किसी का 3 बेडरूम का घर है या 4 बेडरूम का घर है, तो फ्लोर प्लान पे आप ये शो करवा सकते हैं कि जो जिसके घर मैं जा रहा हूँ वो सिंगल कपल है, लेकिन उनके पास 2 बेडरूम जो है वो एक्स्ट्रा हैं, तो मैं एक बेडरूम में जाके रह सकता हूँ 1 महीने के लिए, 2 महीने के लिए, 3 महीने के लिए। लेकिन एक बंदा जो है इधर रह रहा है, उसका घर जो है वो 1 बेडरूम का है और उसके 4 बच्चे हैं, तो वो पहले ही उसका घर जो है इतना कंजेस्टेड है, यानी कि इतने ज़्यादा लोग उधर रह रहे हैं, तो उसका फ्लोर प्लान आप देंगे या उसके घर में जाके आप रहेंगे, तो वो जो केस वर्कर है ना वो थोड़ा कंफ्यूज हो जाएगा कि यार पहले ही इस घर में 4-5-6 बंदे रह रहे हैं, छोटा सा घर है, तो आप कैसे रहेंगे। तो अगर उनका घर बड़ा है, फ्लोर प्लान जो है वो आप शो करवाएं कि भाई 1 या 2 बेडरूम जो है वो फ्री होते हैं इस घर के अंदर, तो मैं 1 बेडरूम में जाके आराम से रह सकता हूँ। फिर इसके अलावा जो बंदा आपको बुला रहा है उसका इनविटेशन लेटर, उस इनविटेशन लेटर में एक डिटेल से आप लिख दें केस वर्कर के नाम के, भाई मैं इस बंदे को बुला रहा हूँ, वो उसकी तरफ से होगा जो आपको इधर बुला रहा है, कि मैं इस बंदे को बुला रहा हूँ कि मेरे बेटे की शादी है, मेरी बेटी की शादी है, मेरे रिश्तेदारों की शादी है, किसी की शादी है, तो मैं इसको इन्वाइट कर रहा हूँ कि इधर आके शादी अटेंड करे। तो वो सारी जो रीज़न्स हैं वो आपने इन्विटेशन लेटर में लिखनी है। फिर जो बंदा आपको बुला रहा है उसके पासपोर्ट की कापी, जो बंदा आपको बुला रहा है उसकी पे स्लिप, ये सारी चीज़ें जो है आप लगा देंगे, आपका वीज़ा लग जाएगा। ये जितने ज़्यादा डॉक्यूमेंट्स आप लगाएंगे आपके लिए बेहतर है, लेकिन एवी बेतुके डॉक्यूमेंट्स नहीं लगाने, जो मैंने आपको बता दिया मोर देन इनफ है। इसके अलावा अगर आपको कोई चीज़ समझ नहीं आई कमेंट सेक्शन में पूछें, मैं आपको डिटेल से सारी चीज़ें जो हैं वो एक्सप्लेन कर दूँगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। आप अपना भी ख्याल रखें, अपने बहन भाइयों का भी, अपने माँ बाप का भी और इस चैनल का भी। अल्लाह हाफिज़।